गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है सचिन सैनी। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत स्किल क्वेश्चन बैंक वर्कशॉप साइंस के लिए। ये सेशन 2 है। पिछले सेशन में भी हमने 10 क्वेश्चंस भारत स्किल से डिस्कस किए थे, तो उसी तरह इस सेशन में भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये सेशन 20 से 30 मिनट तक का हो सकता है, तो रिलैक्स होके बैठिए, साथ में अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए और जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको नोट कीजिए ताकि अच्छे से आप उसको रिटेन कर पाए, याद कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कैपेसिटर 10F, 15F एंड 20F व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल अरेंजमेंट। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, समानांतर व्यवस्था में जुड़े होने पर तीन कैपेसिटर 10F, 15F और 20F के समतुल्य समाई क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे 15F, 25F, 13F और 45F। तो पहले देखते हैं ये क्वेश्चन क्या रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जो कैपेसिटेंस है उनको कैसे कैलकुलेट किया जाए। अगर मान लो कोई पैरेलल के अंदर तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं तो उनको उनके कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारा, ओवरऑल कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है। अगर पहले हम देखते हैं, जो कैपेसिटेंस है वो दो तरह से लगे होते हैं, एक पैरेलल में, दूसरा सीरीज में। इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो बाकियों को मैं बताऊं तो उसमें क्या होगा, दो तरह से कैपेसिटर आपके लगे होते हैं, एक पैरेलल में और दूसरा सीरीज वाइज। तो हमसे यहाँ पूछा गया है पैरेलल में हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल है, जो पैरेलल के अंदर कैपेसिटर लगे हैं उनको हम प्लस कर देंगे। जैसा कि आप फॉर्मूला देख पा रहे हो स्क्रीन पे, सी टोटल इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तीन कैपेसिटर लगे हुए किसमें, पैरेलल के अंदर। ठीक है, पैरेलल अरेंजमेंट इसमें की हुई है। अब इनको क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपल सी बात, C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल क्या होगा हमारा, C1 की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 10F, C2 की जगह 22F और C3 की जगह 47F। तो टोटल हमारा बन जाएगा 79F। ओके, तो इसी तरह हमारे क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी हुई है, सिंपल ऐसा ही डायग्राम बनेगा। तो वैल्यू दी हुई है 10, 15 और 20। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ सेम वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, C1 में हम वैल्यू पुट करेंगे 10, C2 में करेंगे 15 और C3 में 20। तो टोटल हो जाएगा 45F। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर 4, 45F। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये थी बात फर्स्ट क्वेश्चन की। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 10 वोल्ट्स ऑफ पावर विल बी इक्वल टू डैश जूल पर सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 वाट बिजली प्रति सेकंड डैश जूल के बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें वोल्ट्स के अंदर पावर दी हुई है और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, जूल्स के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल फार्मूला है, अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, जो हमें पावर दी हुई है और जो समय दिया हुआ है, जो ड्यूरेशन दी हुई है, मतलब कितना टाइम के लिए हमें वो कैलकुलेट करनी है, तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला आप देख पा रहे हो, ई जो है एनर्जी वो किस में दी हुई है, जूल के अंदर। ठीक है, हमें जूल तो कैलकुलेट करना है ना, और पावर हमें वोट में गिवन है, और जो हमें यहाँ पे टाइम दिया हुआ है वो प्रति सेकंड। हमें जूल किस में चाहिए, पर सेकंड में चाहिए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जूल फाइंड आउट करना है। तो जूल क्या है, एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, पावर इनटू टाइम, यानी कि जितनी पावर है उसको कितने समय के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो वो टाइम यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्मूला आप सभी नोट कर लीजिए, E इक्वल P मल्टीप्लाई T। ओके, तो हम हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 10 वोल्ट पावर दी हुई है और उसको
जूल पर सेकंड हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि जूल पर सेकंड, हमें एक सेकंड के लिए हमें जूल जो एनर्जी है उसको काउंट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल जो एनर्जी है वो फाइंड आउट करनी है, पावर की जगह हम 10 वैल्यू रख देंगे, और जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि हमें पर सेकंड हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो 10 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 वैल्यू हमारी आ जाएगी। इसी तरह हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ 10 जूल प्रति सेकंड। तो अभी ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही रहेगा, तो वो है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, 10 जूल प्रति सेकंड या 10 जूल पर सेकंड। ओके, ये था सेकंड क्वेश्चन हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इनवार स्टील हैज नियरली जीरो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इट कंटेन्स डैश। क्वेश्चन है, इनवार स्टील में थर्मल विस्तार का लगभग 0 गुणांक है, इसमें शामिल है डैश। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, 0% निकेल, 18% निकेल, 36% निकेल और 42% निकेल। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को, हम अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, इनवार स्टील हैज नियरली जीरो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो पहले हम देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु है, वो भले तरल है भले सॉलिड है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। अगर किसी चीज का जो उसके सराउंड का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अगर पानी का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो फैल जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। या फिर किसी वस्तु का, किसी सॉलिड चीज का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो फैल जाती है। इन सम केसेस हो सकता है कि वो श्रिंक हो जाए, वो कुछ मटेरियल्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, वो वाटर पे अप्लाई हो गया, लेकिन सम कंडीशन में, कौन सी कंडीशन रहती है वो अलग बात है। लेकिन थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, अगर किसी वस्तु का, किसी मटेरियल का अगर हम तापमान बढ़ाएं तो उसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद हम बात करें इनवार स्टील की, तो इनवार स्टील क्या होता है, एक अलॉय स्टील होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या कंटेन रहता है, किससे मिलकर बना होता है, वो निकल और आयरन से। तो इसके अंदर हमने देखना है कितना परसेंट आयरन और कितना परसेंट निकल होता है। तो साफ साफ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो 64% होते हैं वो होते हैं आयरन के कंटेंट होते हैं। ठीक है, और जो निकल के कंटेंट होते हैं वो होते हैं 36%। ओके, तो ये आपने याद रखना है, इनवार स्टील कौन से कंपोजिशन से बना होता है। ठीक है, तो हम बात करें हमारे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें हमने क्या देखना है। अब थर्मल एक्सपेंशन पूछा हुआ, ये तो ठीक बात है, लेकिन इट कंटेन्स डैश, तो हम किसको देखेंगे, हमारे ऑप्शंस को देखेंगे कि डैश में हमने क्या फिल करना है। अगर जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर, आप वही तो चूज करोगे ना। तो सिंपल सी बात है, आपको ये पूछा हुआ है इनवार स्टील के अंदर निकल कितने परसेंट रहता है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे आंसर देना है। तो सिंपल सी बात, हमारा आंसर आएगा 36%। जैसा मैंने आपको बताया अभी, जो हमारा आयरन रहता है वो होता है 64%, और जो निकल होता है वो होता है 36%, किसमें, इनवार स्टील के अंदर। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा 36%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, द चीफ ओर ऑफ जिंक इज ब्लेंडा, इट इज डैश। जस्ता का मुख्य ऐसक ब्लेंडा है, यह है डैश। सिंपल आपको कह दिया डैश। अब आपने बताना है, जो चीफ ओर है इसमें पहले से दिया हुआ है, द चीफ ओर ऑफ जिंक इज ब्लेंडा, इट इज डैश। तो कौन सा इनसे संबंधित है, आपको ये सिंपल क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शंस को देखना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आप आंसर क्वेश्चन को ऑप्शंस को देखकर ही दे सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शंस है हमारे पास जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, और फोर्थ है जिंक बिकार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या आएगा, वो आएगा हमारा, ब्लेंडर में क्या होता है, सल्फाइड। तो हमारा आंसर आ जाएगा जिंक सल्फाइड। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5, मटेरियल्स विच कैन रिटेन देयर स्ट्रेंथ अबव 550 डिग्री सेल्सियस आर नोन एज डैश।
तो क्वेश्चन है हमारा, सामग्री जो 550 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अपनी ताकत बनाए रख सकती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास सिरेमिक, रिफैक्टरीज, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो कोई बताएगा कि कितने तरह के मटेरियल्स होते हैं हमारे? कमेंट बॉक्स में बताइए कितने तरह के मटेरियल्स होते हैं। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हमें सिरेमिक, रिफैक्टरीज, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो इसके अंदर कौन सी ऐसी मेटल है, कौन सा ऐसा मटेरियल्स है जो 550 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी अपना जो ताकत है, अपनी स्ट्रेंथ है, वो बनाए रखेगा? जो नॉन मेटल है वो बनाए रख पाएंगे? जी नहीं। जो मेटल्स है वो भी पिघल जाएंगे, ठीक है, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो पिघलते जाएंगे। अब हम बात करें सिरेमिक और रिफैक्टरीज की, तो ये क्या होता है? अब सिरेमिक के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ग्लासेस, क्ले प्रोडक्ट, रिफैक्टरीज, अब्रेसिव्स, सीमेंट्स और एडवांस सिरेमिक्स, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। अब हम बात करें कौन सा इनमें से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे लाइक 550 डिग्री सेल्सियस पे भी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो रिटेन कर पाएगा, बनाए रख पाएगा, तो वो होगा हमारा रिफैक्टरीज। अभी हमें ऑप्शन दिया हुआ कौन सा? सिरेमिक और रिफैक्टरीज। तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? हम सिलेक्ट करेंगे रिफैक्टरीज को। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि सिरेमिक के अंदर काफी और भी जो मटेरियल्स आते हैं, जैसे ग्लासेस। अगर 550 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप ग्लास को रख रहे हो तो वो क्या होगा? वो सहन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये है, तो इसका आंसर हमारा आएगा रिफैक्टरीज। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, it is an instrument to measure high temperature without physical contact but by measuring its electromagnetic radiation what it is। तो क्वेश्चन है हमारा, यह भौतिक संपर्क के बिना उच्च तापमान को मापने के लिए, लेकिन इसके विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए एक उपकरण है, यह क्या है? तो हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताना है जो विदाउट फिजिकल कांटेक्ट उसका टेम्परेचर बता सके, ठीक है, किसी चीज का टेम्परेचर बता सके विदाउट उसको छुए, विदाउट उसके फिजिकल कांटेक्ट में आए, ठीक है। हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं देखते हैं। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, टैकोमीटर और पायरोमीटर। तो हम पहले जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं डिटेल के अंदर, ये होते क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर क्या होता है? अब जहां भी आप देखना, जहां भी बात आए हाइड्रो की, ठीक है, जहां भी आपका हाइड्रो आ जाए तो ये कंफर्म रहेगा कि ये चीज पानी से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज किया जाता है? जो डेंसिटी है या फिर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वाटर की, उसको मापने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसा आप इंस्ट्रूमेंट को देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, अगर आपने कोई बैटरी है, उसके अंदर कितनी जो पानी बचा हुआ है, ठीक है, कितना पानी बचा हुआ है उसके अंदर आप डाल के चेक करते हो ना, ऐसे पिंच करते हो, फिर पानी निकाल के देखते हो कि हाँ कितना पानी इसके अंदर अवेलेबल है अभी भी। तो ये पानी की जो डेंसिटी है, जो घनत्वता है पानी की, उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर हमने देख लिया क्या होता है। हम सेकंड जो ऑप्शन था हमारा हाइग्रोमीटर, ठीक है, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? हवा के अंदर, किसी मिट्टी के अंदर, किसी खाली स्पेस में पानी की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा यानी कि पानी के जो कण है ना, जैसे छोटे छोटे कण होते हैं, वो कितने उस जगह में, उस हवा में, उस हवा में, उस खाली स्पेस में, किसी मिट्टी के अंदर कितना पानी के कण है, उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था हाइग्रोमीटर। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें हम, टेकोमीटर। अब ये टेकोमीटर क्या करता है? जो रिजोल्यूशन पर मिनट गोज को मापता है, ठीक है, या फिर जो स्पीड है ना, रोटेशन स्पीड, कोई मोटर घूम रही है उसकी स्पीड को मापने के लिए टेकोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब जो हमारा फाइनल और जो लास्ट ऑप्शन था वो था पायरोमीटर। अब पायरोमीटर क्या होता है? टेम्परेचर मापने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये क्या करता है? किसी डिस्टेंस से, ठीक है, किसी दूरी से, यानी कि थोड़ी दूरी से ही उस ऑब्जेक्ट की जो टेम्परेचर है उसको माप लेता है।
इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो आप आजकल काफी एडवांस जो टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, वो यूज होने लगे हैं हर जगह, ठीक है। तो पहले क्या होता था, थर्मामीटर है, वो आपको आपके मुंह के अंदर लगाया जाता था आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए, फीवर चेक करने के लिए। लेकिन आजकल क्या होता है, पायरोमीटर का यूज होता है, ठीक है। सॉरी, मैंने ऊपर गलती से टैकोमीटर लिख दिया, लेकिन ये पायरोमीटर है, ठीक है। तो पायरोमीटर का यूज होता है टेम्परेचर को मापने के लिए किसी डिस्टेंस से, ठीक है, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को बिना लगाए बिना छुए उसका टेम्परेचर मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, पायरोमीटर का। ओके, ये भी क्लियर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हाई टेम्परेचर विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो ये जो चार ऑप्शन दिए, चार मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बताए, तो उनमें से आपको कौन सा लगा कि विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट आप उनमें से टेम्परेचर माप सकते हो। सिंपल सी बात है, पायरोमीटर टेम्परेचर भी मापता है और विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट वो आपका टेम्परेचर बता सकता है, ठीक है। तो ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ विच न्यूटन्स लॉ। दिए गए आंकड़ों में जो दिखाया गया है वह न्यूटन के कानून का एक उदाहरण है। अब आप सबको पता है कि न्यूटन ने 3 लॉ दी थी, किसकी, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो कौन सी थी वो, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो अभी हम बताना है कि जो न्यूटन की 3 लॉ है उसमें से किसका एक उदाहरण है, किसका एक एग्जाम्पल है। ओके, तो हम पहले देख लेते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या मतलब बनता है इसका। अब न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ थी उसमें कहा गया, ठीक है, अगर कोई बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट अवस्था में है, ठीक है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, वो मतलब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसको सिंपल रखा हुआ है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, कोई गतिविधि नहीं कर रहा, तो वो वैसा ही रखा रहेगा, ठीक है। और या फिर अगर यदि कोई चीज चल रही है, ठीक है, मतलब जैसे कोई कार चल रही है, तो वो अगर सीधी लाइन में जा रही है तो वो चलती ही रहेगी, ठीक है। या फिर आप गेंद है, जो आपकी बॉल, आप उसको ऐसे करके फेंक दोगे तो अगर सीधी लाइन में जा रहे हैं तो वो घूमते ही रहेंगे, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाए, ठीक है। ये था हमारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो हम जो पिक्चर दिखाई हुई है, जो एग्जांपल हमसे पूछा हुआ है, हम उसको देखते हैं। अब इसमें क्या है, तो ये बिल्कुल फर्स्ट लॉ का ही एग्जांपल है। जैसे न्यूटन ने क्या कहा, अगर कोई चीज रेस्ट मूवमेंट में है, कोई गतिविधि नहीं करी, तो वो वैसे ही रखी रहेगी, मूवमेंट नहीं करेगी, ठीक है। अगर कोई चीज सीधा जा रही है और क्या होगा, वो सीधी लाइन में जा रही है तो वो चलती ही रहेगी, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ है, ठीक है। कैसे हुआ, अब आपने एक फोटो दिख रही है, यहाँ पे जो ये कार ड्राइवर है, ये कार चला रहा था 60 मीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और सामने एक छोटी सी दीवार आप कह सकते हो आ गई है, ठीक है। इसने कोई ब्रेक अप्लाई नहीं की, कोई फोर्स नहीं लगाया उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ये दीवार टकराई तो जो व्यक्ति था वो उछल के बाहर जा रहा है, जो शीशा तोड़ के बाहर की ओर जा रहा है 60 मीटर पर आवर की स्पीड से। अब ऐसा क्यों हो रहा है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या बताया, अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, ठीक है। किस स्पीड से जा रही है ना, सीधी अगर स्पीड में जा रही है तो उसी स्पीड में चलती रहेगी। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ, इसने ब्रेक अप्लाई नहीं की और ऊपर से इसने कोई सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो इसने सीट बेल्ट पहनी होती, ठीक है, बाई चांस इसका एक्सीडेंट हो रहा है और सीट बेल्ट पहनी होती, तो एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई होती, ठीक है। जो सीट बेल्ट है वो अपना प्रेशर बनाती, अपने ताकत लगाती, इस जो स्पीड से जो बंदा जा रहा है, जो इंसान बाहर की ओर जा रहा है, उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाती, फोर्स अप्लाई हो जाती। लेकिन यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं की गई, कोई सीट बेल्ट इसने ड्राइवर ने नहीं लगाई, तो क्या हुआ, जितनी स्पीड से वो कार चल रही थी उतनी ही स्पीड से वो इंसान कार का एक्सीडेंट होने के बाद शीशा तोड़ के बाहर की ओर गिर रहा है। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ओके, तो हमारा आंसर आएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड डैश। तो क्वेश्चन है हमारा, वॉल्यूम स्ट्रेस को वॉल्यूम स्ट्रेन के अनुपात को डैश कहा जाता है।
तो हमारा ऑप्शन जो है, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वॉल्यूम मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस। तो चार हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले जान लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है या वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को दबाव दे रहे हो, स्ट्रेस का मतलब किसी चीज पे दबाव देना, ठीक है, प्रेशर बनाना, तो क्या होगा, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या होगा, अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर आप दबाव दे रहे हो चारों ओर से, अब जो सिक्स साइड्स है उसकी, उस पर आप दबाव दे रहे हो, तो क्या होगा, उसकी जितनी पूरी वॉल्यूम थी ना, तो वो स्ट्रेस हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। जैसा आप देख पा रहे हो, पहले एरिया था, पहले जो वॉल्यूम थी किसी ऑब्जेक्ट की, वो थी जो डैश लाइन के अंदर है, ठीक है, और जो प्रेशर देने के बाद, दबाव देने के बाद वो क्या रह गई, जितने डार्क लाइंस है, ठीक है। तो ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। स्ट्रेन यानी कि खिंचाव, सीधी सी बात है, आप किसी पे को खींच रहे हो ऑब्जेक्ट को। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो वॉल्यूम है वो बढ़ रही है, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट क्या था जो अंदर दिखाया हुआ ना, जो ब्लैक लाइंस है, इतना इसकी जो वॉल्यूम थी, लेकिन खिंचाव के बाद उसकी जो वॉल्यूम बढ़ी, वो आ गई हमारी डैश लाइन की ओर, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है। तो सिंपल सी बात, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है, तो बढ़ रही है तो क्या होगा, स्ट्रेन होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के दबाव देने के बाद वॉल्यूम कम हो रही है, वो होगा स्ट्रेस होगा। तो इसके बीच का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस ओवर द वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन था यही था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के जो बीच का अनुपात है, जो उसके बीच का रेशियो है, उसको क्या कहते हैं, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा बल्क मॉड्यूलस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट एन इंसुलेटर, क्वेश्चन मार्क। जो एक इंसुलेटर नहीं है। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा एक इंसुलेटर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास वूल, प्लास्टिक, कॉपर और ग्लास। क्या क्या ऑप्शंस है, ऊन, प्लास्टिक, तांबा और कांच, ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं। तो पहले जान लेते हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर्स होते हैं, मान लो किसी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से बिजली पास ना हो सके या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके। अब ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो बिजली को रोक लेंगे, ठीक है, जो गुड कंडक्टर नहीं है बिजली के, तो उनको हम कहेंगे इंसुलेटर्स कहेंगे, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये जो हमारे खंबे लगे हुए हैं, ठीक है, जो पोल्स लगे होते हैं ना स्ट्रीट्स के अंदर, अब उनके अंदर करंट ना जाए, ठीक है, और जो वायर्स हैं वो लगी रहे, उनके अंदर जो खंबे है उसके अंदर करंट ना जाए, तो क्या लगाते हैं हम, इंसुलेटर्स का यूज करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो ये ब्राउन कलर के लगे हुए ना, ये, तो इनको हम इंसुलेटर कहेंगे। करंट आ रहा है, वायर्स हमने लगा दी, इंसुलेटर को अटैच कर दिया हमारे पोल्स के साथ, या जो हमारे खंबे है उसके साथ अटैच कर दिया, ताकि जो करंट है, जो बिजली है, वो पोल के अंदर ना जाए, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं इंसुलेटर के अंदर, वो है हमारे प्लास्टिक, रबर, एयर, वुड, ग्लास और माइका। तो ये सब जो मटेरियल्स हैं, ये यूज किया जाता है इंसुलेटर को बनाने के लिए, ठीक है। अब हम अब देखते हैं अपना क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, विच इज नॉट ए इंसुलेटर, इनमें से कौन सा इंसुलेटर नहीं है। अब बात करें हम वूल की, तो वो एक इंसुलेटर है क्योंकि उसमें से बिजली पास नहीं हो सकती, ठीक है। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक के तो इंसुलेटर बनते ही हैं, ठीक है, तो उसमें से भी बिजली पास नहीं हो सकती। अब बात करें हम कॉपर की, तांबे की, तो तांबे में से तार पास हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा, वो आएगा कॉपर, ठीक है। राइट आंसर हमारा कॉपर, जिसमें जिसके हम इंसुलेटर नहीं बना सकते, वो होगा कॉपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये सेशन का। व्हाट डज सी इन दी फॉलोइंग ग्राफ इंडिकेट, निम्नलिखित ग्राफ में सी क्या दर्शाता है। तो एक ग्राफ दिया हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं हम। तो इस ग्राफ में ए बी सी डी और ई हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या गिवन, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। हमने अब देखना है जो सी है हमारा, वो इनमें से क्या है, जो चार ऑप्शंस दिए हैं उसमें से क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, यानी कि वस्तु स्थिर है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि समय के साथ साथ उसकी जो डिस्टेंस है
उसकी जो दूरी है वो भी बदलती जा रही है, तो वो स्थिर तो नहीं होगा। अगर वो स्थिर होता तो कहीं इसी पॉइंट के ऊपर, कहीं इसी पॉइंट के ऊपर वहीं रह जाता, तो वो क्या होता, स्थिर रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। तो सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारा, द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, वस्तु में तेजी आ रही है। तो हम जैसा देख पा रहे हैं, टाइम के साथ साथ इसकी दूरी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो इसकी स्पीड है, जो गति है, वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा होगा राइट आंसर। सी के अंदर हमें क्या दिखा रहा है, द वस्तु में तेजी आ रही है, द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होने, हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको सी की जगह ई में दिया हो, या फिर क्वेश्चन दिया होगा व्हाट डज ई इंडिकेट इन द ग्राफ। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देके आपने ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस के आप जो टेस्ट है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इस पीडीएफ का भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस पीडीएफ को दोबारा देख सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चंस है आप प्रैक्टिस कीजिए, बारी बारी इन क्वेश्चंस को करके देखिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस या फिर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब बाकी जो मॉक टेस्ट है ट्रेनिंग मैथोलॉजी के लिए भी, उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय। जो बाकी क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।